23 नवंबर के दिन चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। राजस्थान की 7 विधानसभाओं का रिजल्ट आ जाएगा कि हार होगी किसकी जीत होगी, यह सब तो कल बताया जाएगा। लेकिन हम सबसे बड़ी बात कर रहे थे, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो फलोदी सट्टा बाजार है उसने किसकी सरकार बनाई है। क्योंकि हमने पहले भी देखा था जो विधानसभा चुनाव थे उनमें भी जो फलोदी सट्टा बाजार ने बोला था वो 99% लगभग सही गया था। क्योंकि जब सब बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, जब भी उस समय हम बात करते हैं तो उस समय की बात होता क्या है, उस समय भी बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो उसी बातों को, सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। क्या सब कुछ उल्टा हो जाएगा? जो चुनाव जब शुरुआत नहीं हुई थी, उपचुनाव से पहले सब कुछ कांग्रेस के फेवर में था, चाहे पिछला समीकरण की हम बात करें वो भी कांग्रेस के फेवर में था। सब कुछ कांग्रेस के फेवर होने के बाद भी ऐसी क्या गलतियां हुई जिससे कि आज कांग्रेस पीछे है और फलोदी सट्टा बाजार सिर्फ एक सीट बता रहा है कि कांग्रेस को एक सीट मिल सकती है। वो सीट कौन सी मिल सकती है, उन पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि 7 विधानसभा सीटों का समीकरण क्या रहा और किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत। तो दोस्तों हम आज बात करते हैं, सबसे पहले रामगढ़ विधानसभा की बात कर लेते हैं। रामगढ़ विधानसभा, यहां पर हम बात करते हैं तो जुबेर खान जी यहां पर पहले सिटिंग एमएलए थे, लेकिन उनका निधन हो गया। निधन के बाद यहां पर उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में इनके बेटे आर्यन जुबेर को टिकट मिला। उधर बीजेपी पार्टी ने सुखवंत सिंह पर दांव खेला, जय आहूजा का टिकट काटा। लेकिन इन सब के बीच भी कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई दे रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अलवर के बड़े नेता भंवर जितेंद्र जी, टीकाराम जूली और हम बात करते हैं संजना जाटव, इन्होंने सबने मिलकर चुनाव प्रचार किया, पूरा दमखम लगाया अपना कि कैसे भी करके आर्यन जुबेर जीत जाए। लेकिन हर बार की तरह जो होता है रामगढ़ चुनाव में, हम बात करते हैं रामगढ़ चुनाव जो ऐसा चुनाव है जहां पर कुछ भी हो जाए, कभी विकास की बात आज तक होती नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। और आज भी लोग समीकरण यही बता रहे हैं कि पूरा चुनाव धर्म के ऊपर लड़ा गया है। और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव था दोनों तरफ से ही सिंपैथी का चुनाव था। लोग बोल रहे हैं कि भावनाओं से जुड़ा चुनाव था। एक तरफ बोल रहे थे कि हारा हुआ प्रत्याशी है, दूसरी तरफ ऐसे थे कांग्रेस वाले भी बार बार प्रचार कर रहे थे कि 5 साल के लिए एमएलए बना था। अब बताओ गलती से अगर कोई भगवान ने अनचाही घटना हो गई और अब 4 साल बचे हैं तो 4 साल किसके बचे हैं? तो इस नाम पर भी लोगों को भावना के रूप में लोगों से वोट लिए गए हैं यहां पर। लेकिन अब इस चुनाव के यदि कोई कांग्रेस सबसे मजबूत सीट कांग्रेस की कोई दिखाई देती थी वो दिखाई देती थी रामगढ़, और हम बात करें दौसा, उसके अलावा उनियारा। लेकिन अब तीनों ही पर खतरा हो गया है, क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार ये बोल रहा है कि तीनों ही सीट हार सकते हैं और बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप भी कर सकती है, यानी 7 में से 7 विधानसभा सीट बीजेपी जीत सकती है। लेकिन हम आपको बता दें फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार और खुफिया जानकारी के अनुसार यहां से यही लगता है कि इस बार सुखवंत सिंह यहां से पार होने वाले हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इस विधानसभा सीट के बारे में? आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम दूसरी विधानसभा सीट के बारे में बात कर लेते हैं, उनियारा, जो कि काफी हॉट सीट बनी हुई है, चर्चित सीट बनी हुई है। लोग बोल रहे हैं कि यदि वहां से नरेश मीणा जीत जाते हैं तो यह चुनाव बहुत ही रोमांचक चुनाव बन जाता है कि जो जीतने के बाद उनका क्या रवैया होगा नरेश मीणा का, या हार जाने के बाद क्या रवैया होता है। और कहीं ना कहीं नरेश मीणा ने बीजेपी को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी थी। हमने देखा कि भजनलाल के खिलाफ एक पत्रकार महोदय उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बोला किसका हाथ लगता है, वो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं हाथ है। तो फिर इसके पीछे किसका हाथ था, यह राज भी आज तक छिपे हुए हैं। जब उजागर होंगे तो पता लग ही जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ था, इस थप्पड़ कांड में किसका हाथ था। लेकिन हम वहां से राजनीति की अब बात करते हैं कि चुनाव जीत कौन सकता है। हम बात करते हैं वहां से किसी मीणा को टिकट मिला कांग्रेस का, और बीजेपी की बात हम करते हैं तो वहां से राजेंद्र गुर्जर को बीजेपी का टिकट मिला।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही, जब भी त्रिकोणीय कोई मुकाबला होता है तो किसकी हार होती है और किसकी जीत होती है। कौन त्रिकोणीय मुकाबला होते ही निचले पायदान पे खिसक जाता है, तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। क्योंकि जब भी कभी त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो हमेशा कांग्रेस बैकफुट पर नजर आती है कहीं ना कहीं। ऐसा क्या कमी रहती है कि कांग्रेस हमें बैकफुट पे जाती है जब भी कोई तीसरा प्रत्याशी आता है। यहां पर भी यही हुआ, नरेश मीणा के आने से लोग बता रहे हैं कि जितना भी नुकसान हुआ है पूरा का पूरा कांग्रेस को हुआ है। और कहीं ना कहीं यहां पर यदि चुनाव जीतते हैं या तो नरेश मीणा जीत पाएंगे या बीजेपी जीत पाएगी। केसी मीणा या मैं कांग्रेस की बात करता हूं तो यहां पर तीसरे पायदान पर दिखाई देती है। और हम फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार भी यदि बात करते हैं तो फलोदी सट्टा बाजार ने भी भाई इनको जिता ही दिया है, बीजेपी को यहां से जिता दिया है। तो आपको क्या लगता है इस विधानसभा सीट में? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं अगली विधानसभा जो कि दौसा। दौसा में हम बात करते हैं कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता, राज्य के बड़े नेता, हम बीजेपी की बात करते हैं किरोड़ीलाल मीणा, जिनके भाई जगमोहन मीणा को टिकट मिला। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं सचिन पायलट, उनका भी ये गढ़ माना जाता है दौसा। और यहां से जो टिकट मिला वो डीसी बैरवा को टिकट मिला। अब लोग बता रहे हैं कैसा कैसा समीकरण बता रहे हैं, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार यह सीट भी खतरे से खाली नहीं है कांग्रेस के लिए। हो सकता है कि यहां पर राजस्थान में पूरा क्लीन स्वीप, जो आज तक का इतिहास था कि कांग्रेस हमेशा उपचुनाव में जीतती है, वो इतिहास इस बार बिगड़ जाए और यहां पर बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दे। जिस भजनलाल सरकार के जब उपचुनाव हो रहे थे तो कुछ भी फेवर में नहीं था, सिर्फ एक एडवांटेज मिलता था कि जिसकी सरकार होती है तो उसी के पक्ष में वोट करते हैं, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ा एडवांटेज नहीं था। जिस हिसाब से काम कर रहे थे कांग्रेस वाले हों चाहे को अन्य पार्टी वाले हों, सभी ने मेहनत की, लेकिन क्या कमी रह गई कि फिर भी सीट निकालने में नाकाम से नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो दौसा विधानसभा सीट थी, जहां से भी यदि हम बात करते हैं फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार तो फलोदी सट्टा बाजार ने यहां पर टक्कर जरूर बताई है, लेकिन यहां से जगमोहन मीणा की जीत बता दी है। अब जीत कितने की भी हो सकती है, 1 वोट की भी जीत होती है, 2 वोट की भी जीत होती है और 1000 वोट की भी जीत होती है। तो जीत बड़ा कोई अंतर नहीं हो सकता कि जीत में कितना अंतर रहे, लेकिन यहां से हार जीत कम मार्जिन में रहने वाली है। चाहे मैं रामगढ़ की बात करूं और चाहे मैं दौसा की बात करूं, कम अंतर की रहेगी और कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ये सीट भी जाती दिखाई दे रही। अब हम बात कर लेते हैं 84 की। 84 में जो कड़ा मुकाबला है, हम फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार बता रहे हैं बाप पार्टी और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। और यहां पर इस कड़े मुकाबले को देखते हुए जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस को बता रहे हैं सभी, कि मैं फिर वही बोल रहा हूं कि जब भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो नुकसान कांग्रेस को ही क्यों होता है। बड़े नेता जो कांग्रेस के, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि जब भी कोई त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो सिर्फ कांग्रेस को नुकसान क्यों होता है, बीजेपी को नुकसान क्यों नहीं होता। यह कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंताजनक है, इस पर कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। तो यहां से भी दोस्तों हम फलोदी सट्टा बाजार की यदि बात करते हैं तो यहां से भी बीजेपी एक कदम आगे है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सलूम्बर विधानसभा की। सलूम्बर विधानसभा में भी यही मामला बना हुआ है, यानी कहीं ना कहीं बाप पार्टी और बीजेपी में अब बराबर की टक्कर है। कांग्रेस वहां पर भी बैकफुट पर नजर आ रही है और वहां पे भी कहीं ना कहीं बीजेपी आगे है। यह सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं खींवसर की। खींवसर में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ था, लोग बता रहे थे त्रिकोणीय मुकाबला बन गया। डॉक्टर रतन चौधरी को टिकट मिला। हनुमान बेनीवाल जो सोच रहे थे कि कांग्रेस गठबंधन से इस बार इस उपचुनाव को लड़ेगी, लेकिन उपचुनाव गठबंधन से नहीं लड़ा गया और हनुमान बेनीवाल ने अकेले अब के इस बार चुनाव लड़ा है और कनिका बेनीवाल को टिकट मिला। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस तो वहां पर टक्कर में नहीं बताई जा रही, वहां पर भी बीजेपी और हम बात करते हैं कनिका बेनीवाल की सीधी सीधी टक्कर है। तो इनमें से किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, क्योंकि यहां पर बहुत ही कड़ा मुकाबला है, बहुत कोई ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला। कुछ लोग बता रहे हैं, यानी मैं बात करता हूं बेनीवाल की पार्टी से, कि हम
2-3 हजार वोट से जीतने वाले हैं, बीजेपी वाले बता रहे हैं हम 7-8 हजार वोट से जीतने वाले हैं। तो यहाँ पर मुकाबला बहुत ही कड़ा है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार फिर मैं कह देता हूं कि यहाँ पर बीजेपी फेवरेट के तौर पर आती है। तो दोस्तों यानी मैं कुल मिला के सभी विधानसभाओं का नाम ले देता हूं, यानी कुल मिला के जो सारी की सारी विधानसभा है उन पर कहीं ना कहीं बीजेपी एक कदम आगे दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी विधानसभा सीट कांग्रेस निकाल सकती है? मैं आपको बता देता हूं, यदि कांग्रेस कोई विधानसभा सीट निकाल सकती है तो दोस्तों हम झुंझुनू भूल गए थे, सॉरी, हम झुंझुनू की हमने बात नहीं की, मैंने सभी का नाम लिया। झुंझुनू में भी जो ज्यादा नुकसान जो बता रहे हैं वो कांग्रेस को ही नुकसान बता रहे हैं। इसी कारण लोग बोल रहे हैं जो राजेंद्र गुडा जी थे उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया कांग्रेस को। अभी तो देखना होगा कल रिजल्ट जब आता है कितना नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी फेवरेट बनी हुई है। तो मैं दोस्तों आपसे ये बोल रहा था कि ऐसी कौन सी सीट है जो कांग्रेस जीत सकती है? तो 3 सीट ऐसी थी जिनको कांग्रेस जीत सकती थी, क्लियर बिल्कुल, जिन पे कांग्रेस का गढ़ था। पहली थी रामगढ़, दूसरी थी दौसा और तीसरी थी उनियारा। उनियारा में समीकरण बिगाड़ा नरेश मीणा ने। दौसा में अब भी बराबरी की टक्कर बनी हुई है, कोई सीट निकल सकती है तो दौसा निकलेगी। रामगढ़ में हम कुछ कह नहीं सकते कि रामगढ़ में किस आधार पर वोट मिले हैं, कौन सा जीत सकता है कौन सा हार सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी फेवरेट तौर पर है और कांग्रेस भी जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये झटका लग सकता है। ये चौंकाने वाले रिजल्ट, एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट यह हो सकता है यदि नरेश मीणा की जीत हो जाती है और कांग्रेस पार्टी यहां से 3 से 4 सीट निकाल जाती है तो ये बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे, यानी सबकी एग्जिट पोल से परे होंगे। तो क्या ऐसा कुछ बदलाव हो सकता है? ये तो देखना होगा, कल दोस्तों रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट में सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस प्रकार इस चुनाव को देख रहे हैं। क्या एग्जिट पोल बिल्कुल फलोदी सट्टा बाजार की सही जाने वाली है? तो आप कमेंट करके जरूर मिलाएं। आप देख रहे हैं दंगल तक और मैं हूं प्रदीप कुमार। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।